Namaste. As already we have decided that we're going to make an introduction of syllabus of 12th bookkeeping and accountancy, and we'll discuss paper pattern of bookkeeping and accountancy. तो let's start a discussion on that. पहले syllabus देख लेते हैं. Syllabus क्या है? काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों. मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट भले बोर लगता है सर हमको, लेकिन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ओके, तो टॉपिक नंबर 1, दिस इज सिलेबस, अ न्यू सिलेबस फ्रेम्ड बाय महाराष्ट्र बोर्ड. काफी धमाकेदार एंट्री है बच्चों. जैसे ही आया सीधा ऑनलाइन सिलेबस सामने आ गया. ओके, टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है बच्चों. थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप 12th ओसी में 11th ओसी में पढ़ चुके हो. ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में आपको क्या पढ़ना है ना, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है. आई होप आप ओसी में मीनिंग में पढ़ चुके हो. 2 or more persons comes together to conduct a business is called as partnership firm. और उसके बाद हाँ, इसमें उसका मीनिंग होगा, डेफिनेशन होगा, फीचर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म के. पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स क्या होता है. थोड़ा थियरी एस्पेक्ट पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है बस. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. अपने ऑलरेडी एक फाइनल अकाउंट किया था 11th एंडिंग में, where we have done final account of proprietary concern. सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट हमने किया. अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देते हो तो आपको समझ में आएगा. द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वाज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. 12th में भी फाइनल अकाउंट वैसे ही बनाना, सिर्फ जो चेंज होगा दैट विल गोइंग टू बी, इंस्टेड ऑफ सोल ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. जो थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आएगा दैट विल गोइंग टू बी ओनली 10 to 20% डिफरेंस. अब वो 10 to 20% डिफरेंस क्या है. आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में लायबिलिटी साइड में इन बैलेंस शीट वी यूज्ड टू शो ओनली कैपिटल, सिर्फ कैपिटल बताते थे. अब आपको क्या बताना है, पार्टनर्स कैपिटल. सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल मतलब मिनिमम 2 persons विल गोइंग टू बी देयर. कम से कम 2 लोग होंगे, 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं. मैक्सिमम आपने पार्टनरशिप एक्ट में डील कर चुके हो फीचर्स में 11th में कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए. तो मिनिमम 2 कैपिटल अकाउंट आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है. बट इंस्टेड ऑफ शोइंग द डिटेल इन लायबिलिटी साइड हम क्या करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल का एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं. फिर उसके बाद उसका रिजल्ट डायरेक्टली विल गोइंग टू शो ऑन लायबिलिटी साइड. वही एक डिफरेंस है, वही एक न्यू कॉन्सेप्ट है. बाकी एवरीथिंग विल गोइंग टू रिमेन सेम दैट व्हिच यू हैव डन इन 11th. ट्रेडिंग अकाउंट वैसे ही बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनाना है, बैलेंस शीट वैसे ही बनाना है. बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहेगा. ओके, तो आई होप फर्स्ट टॉपिक आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि उसके बेसिक टर्म्स हम लोग 11th में कंप्लीट कर चुके हैं. Now, topic number 2, accounts of not for profit concern. Not for profit concern means business. एक ऐसा बिजनेस जिसका मेन मोटो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ओनली टू प्रोवाइड सर्विस. मीन्स वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई लाइब्रेरी हो सकता है, कोई स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो स्पोर्ट्स कंडक्ट करता है.
बट देयर मेन एम इज नॉट टू मेक अ प्रॉफिट। अपने मेंबरशिप के, अपने मेंबर्स से कलेक्शन करके जो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ऑफ विच मेन एम इज नॉट टू मेक अ प्रॉफिट, इसीलिए टॉपिक को, उस कंसर्न को नाम ही रखा है नॉट फॉर प्रॉफिट। दिस विल ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक अ फाइनल अकाउंट ओनली। बिल्कुल करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि सर हम लोग फाइनल अकाउंट ही कर रहे हैं। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये तीनों टॉपिक को मैं साथ में डिस्कस करता हूं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन थर्ड पे भी है, फोर्थ पर भी है, फिफ्थ पर भी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो पार्टनरशिप फर्म पहले से चल रहा है, मैं उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, मतलब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सर चेंज किस मामले में, आप ऑब्जर्व करना। एक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसका मतलब होता है एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में वेयर ऑलरेडी 2 पार्टनर्स आर देयर, एक थर्ड पार्टनर बिजनेस में एंट्री कर रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक एग्जिस्टिंग फर्म है, मान लेता हूं 3 पार्टनर्स है, ए बी सी, इनमें से कोई एक पार्टनर चाहता है दैट ही वांट टू लीव बिजनेस, वो बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है। तो सर अगर एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो अकाउंट्स में क्या चेंजेस लाना होगा, दैट विल गोइंग टू लर्न इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नंबर 5 में है डेथ ऑफ पार्टनर। वर्ड पढ़ते ही समझ में आ जाता है बच्चों। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो आपको अकाउंट्स में क्या चेंज करना होगा, दैट विल गोइंग टू लर्न इन टॉपिक नंबर 5। तो याद रखना टॉपिक नंबर 3, 4, 5 इसके अकाउंट्स बहुत सिमिलर है, अकाउंट्स मेंटेन करने के प्रोसीजर सिमिलर है, कांस्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स मीनिंग टॉपिक का जैसा बदल रहा है वैसा थोड़ा सा अकाउंट्स बदलता है। एक में एडमिशन करना है, एक में रिटायरमेंट करना है, एक में डेथ वाला केस है। मतलब एक में नए बंदे को लाना है, एक में एग्जिस्टिंग पार्टनर को भगा देना है, और डेथ में सर ये तो समझ में आता है, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तो दैट विल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो टॉपिक नंबर 3, 4, 5 सब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, डिसोल्यूशन। वर्ड डिसोल्यूशन मींस साइंटिफिक वर्ड नहीं है, हाँ कमर्शियल वर्ड है। डिसोल्यूशन मतलब वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप वर्ड का मतलब होता है बच्चों क्लोज कर देना। सर किसको क्लोज कर देना, पूरे पार्टनरशिप फर्म को। एडमिशन नया पार्टनर आना, रिटायरमेंट छोड़कर चले जाना, डेथ डेथ ऑफ पार्टनर होता है। बट इन तीनों कॉन्सेप्ट को छोड़ के ऐसा भी हो सकता है, सर मान लो 3 पार्टनर है, आपस में लड़ लिए, रिलेशंस खराब हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए, एंड दे हैव डिसाइडेड टू वाइंड अप दिस बिजनेस। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप करना है, बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके अकाउंट्स प्रोसीजर क्या होता है, दैट विल गोइंग टू लर्न इन टॉपिक नंबर 6, जिसको नाम रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट नंबर 7, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक फुल्ली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, करने में बड़ा मजा आता है। 11th स्टैंडर्ड में एट द एंड आपने 2 वर्ड मैक्सिमम फाइनल अकाउंट करते वक्त यूज किए थे, मैं वो वर्ड्स को एक बार रिपीट करता हूं। दे आर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। अगर याद आ रहा है तो बिल रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, बस इतना ही हमने जाना। बिल रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, इतना ही हमने जाना। बट इन 12 इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग पढ़ेंगे कि सर बिल रिसीवेबल कैसे क्रिएट होता है और कब क्रिएट होता है, सेम बिल्स पेएबल कब क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, एक्चुअली दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट है।
सिर्फ डिफरेंट पर्सन्स उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सेम डॉक्यूमेंट है, कोई उसको बिल रिसेबल बोलता है तो कोई बिल पेएबल बोलता है। तो देयर विल गोइंग टू लर्न सर बिल रिसेबल क्या है, बिल पेएबल क्या है। ठीक है, फुल्ली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। टॉपिक पूरे जर्नल एंट्री बेस्ड है वो। लेट्स डील विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर 8, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी के अकाउंट्स, एक्चुअली कंपनी के अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं बच्चों। टीवाई बीकॉम में जाने के बाद पढ़ने को मिलेगा कंपनी अकाउंट्स काफी डिटेल में और बहुत सारे होते हैं। बट उसमें से मान लो जैसे हम लोग वर्ड्स रीड करने के लिए, सेंटेंस रीड करने के लिए एबीसीडी से शुरू करते हैं ना, बिल्कुल वैसे कंपनी अकाउंट्स पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अ कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। नाउ इशू ऑफ शेयर्स क्या है? शेयर्स ये वर्ड एसपी के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान देना। कंपनी के पूरे कैपिटल में एक छोटा सा यूनिट, कंपनी के करोड़ों के कैपिटल्स होते हैं बच्चों, बट कंपनी नेवर कलेक्ट्स फुल अमाउंट फ्रॉम वन पर्सन और फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट। किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल में हर एक सिटीजन का कंट्रीब्यूशन होता है इफ ही परचेज शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर मेरे पास रिलायंस की शेयर्स है, मतलब सर आपने रिलायंस कंपनी में अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, अपना भी कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, अगेंस्ट में आई विल गोइंग टू रिसीव सम डिविडेंड फ्रॉम दैट कंपनी। तो कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है, उसके कुछ प्रोसीजर है। थियरी एस्पेक्ट्स एसपी में आपने पढ़ लिया, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स यहां पर पढ़ो। शेयर्स इश्यू करने के प्रोसीजर क्या है, जर्नल एंट्री बेस्ड है ये टॉपिक भी। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9, एनालिसिस ऑफ, टॉपिक नंबर 9, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो फाइनल अकाउंट ही होता है, बट फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक नंबर 8 एंड टॉपिक नंबर 9 बच्चों कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, और ऊपर के जो टॉपिक्स थे वो पार्टनरशिप से रिलेटेड थे, बट टॉपिक नंबर 8 टॉपिक नंबर 9 इज रिलेटेड विद कंपनी। तो टॉपिक नंबर 9 क्या बोलता है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है दैट इज ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, इनको एनालाइज करो। एनालाइज करो मतलब इनको सिंप्लीफाई करो, सो दैट एवरी कॉमन मैन शुड अंडरस्टैंड दैट कंपनी इज इन विच पोजीशन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने पर मुझे समझ में आना चाहिए कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस में चल रही है या ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप उसके ट्रेंड देख सकते हो, ट्रेंड मतलब बदलाव देख सकते हो कि वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में। तो कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 9 में। ये लास्ट ईयर भी थे, मींस आई कैन से दैट इन ओल्ड सिलेबस आल्सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाज देयर, बट वो थियरी था। दिस टाइम board decided that they will going to ask you some practical problems from analysis of financial statement। बोर्ड ने डिसाइड किया है कि यहां से आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, सॉरी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछे जाएंगे। ओके, ज्यादा नहीं होगा, कोई 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नाउ टॉपिक नंबर लास्ट, नंबर 10, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। whatever accounts we are doing in 11th 12th FY SY TY, सर हम तो नोटबुक में स्केल पेन पेंसिल विथ आपने जर्नल एंट्री बोला, हमने पास किया, डेबिट किया, क्रेडिट किया, बट प्रैक्टिकली जब आप किसी ऑफिस में एज अ अकाउंटिंग वर्क करोगे तो आपको कोई नोटबुक नहीं दिया जाएगा, कोई जर्नल एंट्री का रोलिंग नहीं करना होता है, कोई लेजर पोस्टिंग नहीं करना होता है। बॉस आके जर्नल एंट्री बोलेगा, आप उसका जो ट्रांजैक्शन बोलेगा आप उसका जर्नल एंट्री पास करोगे, साल में एक बार फाइनल अकाउंट बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। प्रैक्टिकली एवरी अकाउंट मींस journal entry, ledger posting of every transaction used to be done through computer only। we have a tally package, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल टैली पैकेजेस।
इवन अ स्टूडेंट हु इज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बच्चों सीए करने वाले बच्चों को भी ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं, जहां पर 30 डेज और 40 डेज का ओरिएंटेशन कोर्स में उनको ये सिखाया जाता है कि जो अकाउंट्स हम लोग नोटबुक में लिखते हैं उसको कैसे कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो उसका एक छोटा सा बेसिक लेवल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों, ओनली थियरी। थियरी मीन्स थियरी क्वेश्चन, उसमें से कोई प्रैक्टिकल सम्स नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट अवर सिलेबस। वी हैव टोटल 10 टॉपिक्स। ये 10 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं हमारे 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न बिल्कुल 11 जैसा ही है बच्चों। एक्सटर्नल 80 मार्क्स, इंटरनल 20 मार्क्स। कोई 100 मार्क्स का पेपर नहीं होगा, पेपर विल गोइंग टू बी ऑफ 80 मार्क्स। 20 मार्क्स कॉलेज के पास होगा, दे विल गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट, और भी डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंडक्ट करते हैं। 11th में नॉर्मली एट द एंड कुछ कॉलेजेस ने कंडक्ट भी किया 20 मार्क्स के पेपर्स, बिल्कुल उसी तरीके से 12th में भी होगा। 80 मार्क्स के एक्सटर्नल का क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपके सामने है। चलो देखते क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, कॉलम्स को समझाता हूं पहले, कॉलम्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ये फर्स्ट कॉलम है। इन ऑल टोटल 7 क्वेश्चंस विल गोइंग टू बी देयर। ओल्ड सिलेबस में भी ऐसे ही था बच्चों, 7 ही क्वेश्चंस थे। सेकंड कॉलम में क्वेश्चंस क्या होंगे, उसके बाद कॉलम में मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे। उसके बाद वाले कॉलम में है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद वाले कॉलम में मार्क्स है। मार्क्स में 2 सब डिविजन बना के रखे बच्चों, मार्क्स विदाउट ऑप्शन, मार्क्स विद ऑप्शन। मार्क्स विदाउट ऑप्शन, मार्क्स विद ऑप्शन। ओके, तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 says from the following types of sub questions any 4 questions will be asked। अगर आप टेक्स्ट बुक ऑब्जर्व करोगे ना, जहां से ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग कैटेगरीज के बनाए गए न्यू पेपर पैटर्न में। इसका मेन इंटेंशन ऐसा है कि स्टूडेंट शुड फेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बच्चों बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के, बैंक्स के, सीए के भी, सीएस के भी। जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको फेस करनी चाहिए। किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस ढंग से महाराष्ट्र बोर्ड ने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया है। तो चलो देखते क्या है। आपके सामने टोटल 10 ऑप्शंस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। बट एग्जाम में पूरे 10 नहीं आएंगे, दे विल गोइंग टू आस्क यू एनी 4 आउट ऑफ दिस 10। ये 10 में से कोई भी 4 पूछे जाएंगे। ध्यान देना, ओल्ड सिलेबस में 6 पूछे जाते थे एंड स्टूडेंट यूज्ड टू अटेम्प्ट ओनली 4, बट अभी ऐसा नहीं है। दे विल गोइंग टू आस्क यू ओनली 4 क्वेश्चंस और आपको वही 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच कैरीज 20 मार्क्स, इन ऑल टोटल विल गोइंग टू बी 20। ईच कैरीज 5 मार्क्स, इन ऑल टोटल विल गोइंग टू बी 20। ठीक है, चलो देखते क्या क्या है। सबसे पहले ए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। इसका मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ दैट, बट रीराइट द सेंटेंस। वर्ड पे ध्यान देना, कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, क्लियर वर्ड है, रीराइट द सेंटेंस। सेंटेंस लिखो फिर आंसर होना चाहिए। ओके, 5 क्वेश्चंस देंगे और आपको एक अटेम्प्ट करना, सॉरी, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच कैरीज 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन को 1 मार्क होगा। ठीक है, बी में आ जाओ। बी है गिव वन वर्ड फ्रेज और अ टर्म। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसका आंसर आपको बताना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो तुरंत आपके माइंड में क्या आंसर आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो तुरंत इसका आंसर आता है बैलेंस शीट। ऐसे आंसर्स आपको प्रेजेंट करना है।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वी हैव टोटल 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट एग्जाम विल गोइंग टू आस्क यू ओनली 4. तो ए हुआ मल्टीपल चॉइस, बी हुआ वन वर्ड और अ फ्रेज और अ टर्म. नेक्स्ट सी में होगा स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन. यहां पर बाय मिस्टेक it is written as number of questions 5. बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 नहीं होंगे, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा ना वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 ही क्वेश्चंस होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होगा बच्चों. रीजन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स. आपको पहले ये बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. उसके बाद आपको उसका रीजन लिखना है, इवन इफ इट इज ट्रू क्यों ट्रू है, इफ इट इज फॉल्स क्यों फॉल्स है, वो रीजन के साथ आपको लिखना होगा. 2 क्वेश्चंस और दोनों अटेम्प्ट करने रहेंगे. नेक्स्ट डी, फाइंड द ऑड मैन. ऑड वन आपको फाइंड आउट करना. 4 ऑप्शंस होंगे, 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना. ऑड वाला, सर ये ऑड मतलब क्या होता है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, रमेश, सुरेश, राहुल और सीता, सर ये 4 में कुछ ऑड मैन दिख रहा है क्या, ऑड वन दिख रहा है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ सर, उसमें से 3 लड़कों के नाम है, एक लड़की का नाम है. दिस इज लाइक अ जनरल क्वेश्चन. वैसे ही क्वेश्चंस बेस्ड होगा टॉपिक पे. 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको सेलेक्ट करना है उसमें से एक जो अनरिलेटेड टू, और आई कैन से इट इज डिफरेंट फ्रॉम 3, उसको कहते हैं ऑड वन. ओके, ऐसे भी आपको 5 क्वेश्चंस है, ईच कैरीज 1 मार्क्स. नेक्स्ट ई, कंप्लीट द सेंटेंस. बच्चों कंप्लीट द सेंटेंस का मतलब हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन. फिर से सुनना मैंने क्या बोला, कंप्लीट द सेंटेंस का मतलब हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन. सेंटेंस है, लास्ट में डैश है, आपको फिल करना है, कोई ऑप्शन नहीं होगा. नेक्स्ट, आंसर इन वन सेंटेंस. आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस शीट, आपको एक सेंटेंस में उसका मीनिंग समझाना है. 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरीज 1 मार्क्स. जी, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको सिर्फ एग्री या डिसएग्री लिखना है, एस या नो, रीजन नहीं लिखना है, बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड दे विल गोइंग टू आस्क यू 5 क्वेश्चंस. नेक्स्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग. बच्चों कैलकुलेट द फॉलोइंग में क्या होगा ना, आपको छोटा सा कैलकुलेशन देंगे, वो छोटा सा कैलकुलेशन होगा, यू कैन मेक अ कैलकुलेशन ऑफ दैट विद इन 1 or 2 minutes. ऐसे 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच विल कैरी 1 मार्क्स. नेक्स्ट, आई, गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज एक फॉर्मेट है, जैसे आप लोग चेक का फॉर्मेट बनाए थे, पेन स्लिप का फॉर्मेट बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज का भी एक फॉर्मेट होगा, दैट विल गोइंग टू कैरी अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स. और यहां पर इसको मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. बच्चों ये 5 मार्क्स का होगा, एक ही क्वेश्चन होगा, आपको अटेम्प्ट करना है, एक ही क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का. और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल गोइंग टू बी 1, एक ही क्वेश्चन होता है उसमें. ठीक है. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हाँ, ये स्पेसिमेन और बिल ऑफ एक्सचेंज में बच्चों एक सिचुएशन क्रिएट करके देंगे, वो ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, उस सिचुएशन बेस्ड में आपको फॉर्मेट, जैसे बिल का इन 11th यू हैव डन अ फॉर्मेट ऑफ चेक, बिल्कुल वैसे ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज का भी फॉर्मेट होता है जो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल को मैं सिंपल वर्ड में मैच द पेयर बोल सकता हूं, बट वो टेबल फॉर्म में होगा, आपको उस टेबल में आंसर लिखना है. ईच कैरीज 1 मार्क्स, ऐसे 5 टेबल होंगे, आपको वो फिल करना है आंसर क्या. ठीक है. ओल्ड सिलेबस में पॉसिबिलिटी था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी था कि स्टूडेंट कैन गेट अ 20 out of 20 मार्क्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स.
क्योंकि व्हाट आई सेड, दे यूज्ड टू आस्क यू 6 क्वेश्चंस और आपको अटेम्प्ट करने होते थे कोई भी 4। अब यहां पर क्या सिचुएशन है ना, दे विल गोइंग टू आस्क यू 4 क्वेश्चंस, आपको वही 4 अटेम्प्ट करने। सर ओल्ड सिलेबस में बच्चा पूरा 6 अटेम्प्ट करके आता था। व्हाइल असेसिंग पेपर्स, उस पर्टिकुलर एग्जामिनर को यह बोला जाता था कि बच्चा अगर पूरा 6 लिखा है तो 6 करेक्शन कर लो और इसमें जहां पर मैक्सिमम मार्क्स है उसको सेलेक्ट कर लो। बट नाउ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दे विल गोइंग टू आस्क यू 4 क्वेश्चंस, आपको वही 4 अटेम्प्ट करने हैं और वो इसमें से ही कोई होगा। 10 एग्जांपल्स आपके सामने है। क्लियर? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना जरा बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 टॉपिक के नाम है, बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ब्रैकेट में लिखा एनी 2 प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, मतलब चारों टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 4 में से कोई 2 टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से बच्चों। बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 4 टॉपिक से कोई 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जरा ब्रैकेट में क्या लिखा पढ़ना नीचे, एनी 2 प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड। 4 दिया है यहां पर पैटर्न, बट क्वेश्चन पेपर में ये 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे। आपको दोनों अटेम्प्ट नहीं करने, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दैट 2। ईच विल कैरी बच्चों, ईच विल कैरी 10 मार्क्स। एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो कितने का होगा, 10 मार्क्स एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हुआ 10 मार्क्स का, बट आपको पूछ रहे 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखना जरा। मैंने 2 और 3 एकदम से सामने इसीलिए रखा है कि आउट ऑफ 4 टॉपिक, बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, चलो मान लेता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एडमिशन, थोड़े देर के लिए मान लेता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एडमिशन, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एडमिशन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया, तो क्या होगा मालूम है, क्वेश्चन नंबर 3 में रिटायरमेंट और डेथ आएगा। अगर क्वेश्चन में उन्होंने ऊपर एडमिशन और रिटायरमेंट पूछ लिया तो नीचे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेथ ऑफ पार्टनर आएगा। मींस आई कैन से दैट सर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मुझे कितने टॉपिक के प्रिपरेशन करने हैं, 4, बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। सर कुछ आइडिया बताओ ना इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सके। तो बच्चों डेथ करने की जरूरत नहीं है, डेथ ऑफ पार्टनर को लीस्ट इंपॉर्टेंस में रखो। हम एकदम पक्का करेंगे कौन से टॉपिक, बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट। पक्का मतलब 101%। बच्चों एकदम 100% उसको प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट करके रखना है आपको। बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायर। सर एक स्किप किया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, डेथ। अगर आप ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज और एडमिशन अटेम्प्ट करें तो नीचे रिटायरमेंट और डेथ आएगा, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 2। ऐसा समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का डिस्कशन कंप्लीटेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इसको भी एक ही साथ मैंने आपके सामने रखा है बच्चों। सर आपने एक ही साथ हमारे सामने इसीलिए रखा क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा ही है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। टॉपिक के नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो ऐसा ही दिख रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। और ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के उधर क्या लिखा है, एनी 2 प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड।
4 टॉपिक में से कोई भी 2 पूछेंगे, बट आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी एक। फिर इधर नीचे क्या लिखा है देखो 5 के उधर, एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स अदर देन क्वेश्चन नंबर 4 विल बी आस्क्ड। सेम रूल, अगर ऊपर डिसोल्यूशन और ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया तो नीचे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आएगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 1 और 2। बच्चों 1 और 2 का मतलब क्या हुआ मालूम है, अ क्वेश्चन कैन बी सब डिवाइडेड ऑफ 4 मार्क्स। ऐसा हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्टली अ क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, दे विल गोइंग टू आस्क यू अ सब क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, ए और बी करके 4 मार्क्स का भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स, विथ ऑप्शन 16 मार्क्स, दोनों केस में ऐसा ही है, बराबर है। तो बच्चों टॉपिक नंबर, हाँ अगर फिर से यहाँ पर भी सर मैं अगर कोई टॉपिक स्किप करना चाहूं, अगर कोई टॉपिक स्किप करना चाहूं तो कौन से टॉपिक स्किप कर सकता हूं, चारों में से कोई भी उठा के फेंक दो चलेगा, बट मेरा सजेशन है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग थियरी एस्पेक्ट है, आप उसको एक बार रीड कर लेना। उतना जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर एस्पेक्ट को हम लोग डील कर सकते हैं, क्योंकि वो थियोरेटिकल है, आप उसमें से क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। एक बार रीड करके लेना, स्किप इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिलेबस में रखा है तो आप 100% उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो नंबर 4 एंड 5 कंप्लीटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6, 7 कोई ऑप्शन नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा, विल कैरी 12 मार्क्स ईच, एक ही क्वेश्चन आएगा, आपको 12 मार्क के लिए वही अटेम्प्ट करना है। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये बेस्ड है टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट हमारे सिलेबस में टॉपिक नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, टॉपिक नंबर 1 में था प्रॉब्लम्स ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। थोड़े बड़े टॉपिक है, बड़े टॉपिक मतलब इट विल टेक अ टाइम, प्रैक्टिस ज्यादा लगता है बच्चों, उसके बाद ही आप एकदम कंफर्म हो सकते हो। 12 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, इसके मतलब विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन विल गोइंग टू बी ऑफ 12 मार्क्स। नीचे टोटल दिया है बच्चों आपको 80 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन पेपर कितने मार्क्स का बनेगा, 116। क्लियर, दिस इज अ क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अगर इस पैटर्न के हिसाब से मैं टॉपिक्स को देखता हूं ना बच्चों, तो आप ऐसे माइंड में प्रिपरेशन करके मत रखना, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आप इस पेपर पैटर्न के हिसाब से जाओगे ना, तो टॉपिक नंबर कौन से टॉपिक बता रहा हूं बच्चों, जिसको आप ऑप्शन में डाल सकते हो, वो है टॉपिक नंबर 5, क्योंकि सर डेथ वाला टॉपिक नहीं करे तो भी चलेगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 10 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इसको भी अगर हम लोग इग्नोर कर दे तो चलेगा। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, इग्नोर मतलब 100% इग्नोर नहीं, टॉपिक को रीड किया जाएगा, इसके एक दो सम सॉल्व किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है समझना है, क्योंकि बोर्ड ने सिलेबस में रखा है तो कुछ तो उसका मतलब होगा बच्चों। तो देयरफॉर टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 10 लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इसको डिक्लेयर कर देते हैं, उसके हिसाब से हमारा प्रिपरेशन होगा। सिलेबस में टोटल 10 टॉपिक्स है, बट आउट ऑफ दिस 10 विल गिव इंपॉर्टेंस टू ओनली 8 टॉपिक्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट आवर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। इसमें से सबसे पहला टॉपिक जिसमें हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे
वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ, मुझे मालूम है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से शुरू करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट शुरू करने के लिए बच्चों ऑफलाइन की जरूरत पड़ेगी, बोर्ड का जरूरत पड़ेगा। तो मैं वो जब हम लोग ऑफलाइन आएंगे, क्लास में आएंगे, जब स्टार्ट करेंगे उसको। नो, ऑनलाइन इट इज पॉसिबल दैट वी कैन डील विथ टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपका पार्टिसिपेशन आप ही को परफेक्ट बनाएगा। एक भी लेक्चर अगर आप मिस करते हो तो यू विल गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जर्नल एंट्रीज बेस्ड टॉपिक है, जर्नल एंट्रीज बेस्ड टॉपिक है। जर्नल एंट्रीज बाय हार्ट नहीं करना, हमको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के लेना रहेगा। जितना मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, आपको उतना ही पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों। ओके, चलो, विल स्टॉप इट हियर ओनली एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद के जो सेशंस होंगे बच्चों, वो इकोनॉमिक्स और बीके दोनों के रहेंगे। तो उसका शेड्यूल मैं पहले आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर उसके हिसाब से लेक्चर्स होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।